थीम बेस्ड क्वेश्चन से। सो आज के सेशन की शुरुआत किससे हो रही है? थीम बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको? आपको एक थीम दी हुई है, नीचे 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा पैराग्राफ है जो इस थीम का है, कौन कौन सा पैराग्राफ है जो इस थीम को मैच कर रहा है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे, स्ट्रैटेजी सीखेंगे, फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन करने के लिए दूंगी। ठीक है, चलिए तो लेट्स लर्न दी स्ट्रैटेजी। इमोजीज ऑफ कर दूं? ठीक है, कर दिए। हाउ कार्बन कैप्चर, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी रिलीज हो रही है, अगर हम उसको कैप्चर कर लें, हम अगर उसको रिलीज ही ना होने दें, तो ये कैसे लड़ सकता है क्लाइमेट चेंज से। तो कार्बन कैप्चर कैसे लड़ सकता है क्लाइमेट चेंज से, वो पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की थीम समझने की कोशिश करते हैं। यूके की गवर्नमेंट ने को क्या चाहिए? यूके की गवर्नमेंट को एक नया पावर स्टेशन चाहिए जिससे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग कैप्चर कर ले और स्टोर कर ले नॉर्थ सी के अंदर, या तो पुराने पुराने रिजर्वायर्स में कर ले या फिर परमिएबल रॉक्स में कर ले, जिनको सलीन एक्विफर्स बोलते हैं। कार्बन कैप्चर प्लांट्स जो है, ये गवर्नमेंट के कमिटमेंट का हिस्सा है कि गवर्नमेंट जो है कार्बन को रिमूव कर देगी यूके के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से 2035 तक। बताओ, क्या ऐसा लिखा हुआ है कि कार्बन को कैप्चर करके आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कार्बन को कैप्चर करके क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं? क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कार्बन को अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन को कैप्चर करेंगे तो इससे क्या होगा। ये तो लिखा हुआ है कार्बन को कैप्चर करेंगे, किस तरीके से कैप्चर करेंगे ये भी बताया हुआ है, हाउ, ये भी बताया हुआ है कि ये हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन क्या ये बताया हुआ है कि कार्बन कैप्चर क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेगा? क्या ये बताया हुआ है कि कार्बन कैप्चर क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेगा? पढ़ो पूरे को, फिर से पढ़ो एक बार, बताया हुआ है या नहीं, बहुत ध्यान से। एक नया स्टेशन चाहिए जहां कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है, स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर करना है। यहाँ पे सब हाउ 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 बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है सरकार का कमिटमेंट है कार्बन को रिमूव करना, लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट होगा, इससे एनवायरनमेंट को कैसे फायदा होगा, ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है। तो कहने से ये तो नहीं हो सकता। चलो बी को पढ़ो। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाए तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये इनफ नहीं है, इनके हिसाब से इनको इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी हटानी पड़ेगी हर साल। कार्बन डाइऑक्साइड हटानी पड़ेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने से ही ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी, कार्बन को हटाना भी पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। कार्बन को हटाना भी पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो समझ में आ रहा है कार्बन कैप्चर से क्लाइमेट चेंज कैसे फाइट होगा, कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। क्लाइमेट चेंज मतलब फाइट हो सकता है, बिल्कुल है। कोई दिक्कत बी में किसी को भी? चलो अब सी मुझे खुद से पढ़ के बताओ है या नहीं, सी मुझे खुद से पढ़ के बताओ है या नहीं। कार्बन, बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्या है, एक टेक्निकल टर्म है। बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस पूरे टर्म का मीनिंग क्या होता है? इस पूरे टर्म का मीनिंग होता है कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करना और उसको स्टोर करना। तो कार्बन को जो एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं और जो उसको स्टोर करते हैं, ये कब होता है? जब कार्बन को स्टोर करते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गई, सॉइल हो गई, ये सब क्या करते हैं, कार्बन को स्टोर कर लेते हैं। ये जरूरी है क्योंकि जितनी CO2 एमिट होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे फैक्टर है। तो ये भी बता दिया गया भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर हम कार्बन को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, प्लैनेट हीट नहीं होगा। ये भी मैच हो गया। तो क्या मैं कह सकती हूँ बी और सी दोनों में लिखा हुआ है कि कार्बन को अगर स्टोर करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बी में बेटा यही लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी, कार्बन को रिमूव करने से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो यही लिखा हुआ है कार्बन को रिमूव करने से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। सी में भी वही लिखा हुआ है कि कार्बन को रिमूव करने से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। एक बच्चे का डाउट है मैम फाइटिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ, या इस वाले में ना क्लाइमेट चेंज वर्ड नहीं लिखा हुआ। आप लोगों को मतलब पैसेज समझ नहीं आया, जिस बच्चे का ऐसा डाउट था। देखो थीम क्या थी, ध्यान से समझ, लोगों को नहीं समझ आया। थीम थी कि अगर कार्बन को स्टोर कर लिया या कैप्चर कर लिया तो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई हो जाएगी का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज से लड़ाई हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो खत्म हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ए में लिखा हुआ था कि यूके कार्बन कैप्चर के लिए कदम उठा रहा है, इसने ये बनाया, कार्बन कैप्चर वो कैसे करेगा ये लिखा हुआ था, और उसका कमिटमेंट है कि वो कार्बन कैप्चर करेगा। ए में ये लिखा हुआ था। बी में लिखा हुआ था कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने से ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी। कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने से ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी। एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग किससे कम होगी? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी कार्बन को कैप्चर करने से। सी में लिखा हुआ था कि अगर हम नेचुरली कार्बन को कैप्चर करते हैं, फॉरेस्ट की हेल्प से, ग्रासलैंड्स की हेल्प से, इन सब चीजों की हेल्प से अगर कार्बन को हम नेचुरली कैप्चर करते हैं तो इससे क्या होगा? हीटिंग कम हो जाएगी प्लैनेट की। बताओ क्या क्या आंसर होगा? आंसर वॉज बी एंड सी। क्या आप क्लियर है सभी को? एवरीवन एक बार फिर से पढ़ लो, अभी भी क्लियर नहीं हो तो। क्या लिखा हुआ था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने से ये जरूरी नहीं है, ये इनफ नहीं है, करना क्या पड़ेगा? हमें कार्बन को रिमूव भी करना पड़ेगा। रिमूव का मतलब क्या है? रिमूव किया एटमॉस्फेयर से। सी में क्या लिखा हुआ था कि कार्बन सिंक्स क्या करते हैं? कार्बन को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। इससे क्या होता है? हीटिंग कम हो जाती है। क्लियर? एक बच्चे का डाउट है मैम, कैप्चर और रिमूव करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सेम बात है बेटा, एटमॉस्फेयर से रिमूव करोगे तभी तो कैप्चर होगा। अगर किसी चीज को ए से हटा के बी में स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? ए से रिमूव हो रही है, ए से रिमूव होगी तभी तो बी में कैप्चर कर पाओगे। चलो, परमिएबल का मीनिंग होता है जिससे चीजें पास हो जाए, उसको बोलते हैं परमिएबल। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है। यू हैव 1 मिनट 30 सेकेंड्स। लेट्स सी कितने लोगों का ठीक होता है। ध्यान से पढ़ो। समझते हैं थीम क्या है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना डेली लाइफ में। तो इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे किसमें? डेली लाइफ में। चलो, वाटर जो है एसेंशियल रिसोर्सेज है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को वेस्ट ना करें। टैप्स को रिपेयर करो जिनमें पानी निकल रहा है, कम वाटर यूज करो सैनिटरी नीड से, उसको वेस्ट मत करो पानी को चला के, बकेट्स को यूज करो नहाने के लिए, और शावर्स को अवॉइड करो। इस सबसे क्या होगा? सेव वाटर सेव होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में। चलो बी पढ़ते हैं। फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हेल्प कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट को जलाना नहीं है। एक ही तरीका है क्लाइमेट वार्मिंग को कम करने का, कि जो वाइल्ड लाइफ है उनका जो घर हमने उनसे छीन लिया है वो उनको हम दे दें, और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना खत्म करें। सॉल्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं जिससे कि ग्रीन हाउस का जो गैस का जो एटमॉस्फेयर है वो हट सके, और फॉसिल फ्यूल्स को भी हम हटा सके। ये डेली लाइफ कहाँ से मिला इसमें? हाँ, सभी बी वाले पापियों से मेरा सवाल है, आप इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहाँ तक का तो ठीक था, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, लेकिन डेली लाइफ में आपकी जिंदगी में कैसे हो रहा है? ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हो रहा है? हाँ, सभी पापियों से सवाल है। फॉसिल फ्यूल्स को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, कैसे हो रहा है? पेट्रोल डीजल के फॉसिल फ्यूल होते हैं। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल।
नहीं हो सकता। अगला, ज्यादातर चीजों को रिसाइकिल करो, रीयूज करो, सामान को बाहर मत फेंको, सामान को बाहर लैंड्स में मत फेंको। इससे क्या होगा, स्पेस बचेगा, सॉइल क्वालिटी अच्छी होगी। पुरानी चीजों को नई चीज बनाने में हेल्प कर ले लो। थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचो तो वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में, कि सामान बाहर मत फेंको, रिसाइकिल करो, रीयूज करो, बहुत सारा सामान मत वेस्ट करो। तो आंसर वॉज ए एंड सी। ए और सी क्या है, दोनों के दोनों आंसर्स है। कोई दिक्कत किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? समझ आया? तो बेसिकली क्या चीज लिखी हुई थी इसमें, इंपॉर्टेंट क्या था? तो मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सही, मतलब अच्छे से पढ़ लिया, आप आंसर कर लेते, बस आप एक चीज को मिस आउट कर गए। और वो किस एक चीज को मिस आउट कर गए आप? डेली लाइफ। कि यहाँ पे डेली लाइफ का मतलब क्या है? यहाँ पे डेली लाइफ का मतलब है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, उन चीजों को करने की बात हुई है। तो यहाँ पे डेली लाइफ का मतलब क्या है? कि जो चीज़ हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, जैसे रोज में हम नहाते समय शावर यूज ना करें, बकेट यूज करें, पानी वेस्ट ना करें, तो डेली लाइफ में हम प्रोटेक्ट करें। जैसे हम सामान को फेंके नहीं, कि उसी सामान को रीयूज करें, उसी सामान को कोशिश करें कि रिसाइकिल कर लें। तो ये क्या है, डेली लाइफ है। यहाँ पे कोई डेली लाइफ नहीं है कि हम एनिमल्स को उनका घर वापस दे दें, हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को कम करें। ये डेली लाइफ नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इसका मतलब बी कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी ए एंड सी। स्क्रब का मीनिंग होता है रिमूव करना। क्लियर? मिस्टेक समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। अब ये वाला सबकॉन्शियस मीन्स अंदर आत्मा। सबसे पहले मेरा सवाल है किन पापियों से? हाँ, जिन लोगों ने मार्क किया है ए को सही आंसर। ध्यान से पढ़ो इस ए को। मोर वाइल्ड बर्ड्स देन एवर बिफोर हैव बीन किल्ड बाय बर्ड फ्लू आउटब्रेक। बर्ड फ्लू की वजह से बर्ड्स की डेथ हुई है। बर्ड फ्लू की वजह से किसकी डेथ हुई है? बर्ड्स की डेथ हुई है। सी बर्ड्स सबसे ज्यादा हिट हुई हैं। इस वायरस ने इतनी सारी बर्ड्स को हिट अफेक्ट किया है। 40% पॉपुलेशन जो है मर गई है बर्ड्स की। अगर बर्ड्स की डेथ हो रही है इस बर्ड फ्लू की वजह से, तो ये रिस्क टू ह्यूमंस कैसे है? क्या मैम पोल वाज रॉन्ग? पोल में क्या आंसर था? आंसर इज डी, बी एंड सी। अच्छा अच्छा, हाँ पोल गलत था, आंसर इज बी एंड सी। हाँ, तो जिन लोगों ने बी आंसर मार्क किया था उनका आंसर ठीक है। जिन भी लोगों ने बी आंसर मार्क किया था देयर आंसर इज करेक्ट। +1 कर लेना। तो क्या समझ में आया ए आंसर क्यों नहीं है? यहाँ पे हमें ह्यूमंस को लेकर रिस्क बतानी है, कि रिस्क है ह्यूमंस को लेके। और ए में क्या लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है कि इससे बर्ड्स की डेथ हुई, ह्यूमंस के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। कहने से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैच नहीं कर रहा। अच्छा, किसी ने ऐसी भावना तो नहीं लगा दी मैम बर्ड्स की डेथ होगी तो एनवायरनमेंट खराब होगा, एनवायरनमेंट खराब होगा तो ह्यूमंस को तो नुकसान होगा ही होगा, तो हमने इतनी भावना लगा के ए आंसर मार्क कर दिया? नहीं, डायरेक्ट लिखा होना चाहिए ह्यूमंस को रिस्क है। बी पढ़ते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला कि 870 ह्यूमंस इन्फेक्ट हुए हैं, इतने सारे ह्यूमंस की डेथ हो चुकी है। ये तब होता है जब ह्यूमंस इन बर्ड से कांटेक्ट में आते हैं। और ज्यादा वायरस फैलेगा इसको हमें देखने की जरूरत है, कि कहीं एक ऐसे फॉर्म में ना फैल जाए, ऐसे फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए जैसे ह्यूमंस में फैल जाए। ह्यूमंस रिस्क पे है। सी पढ़ते हैं। ये जो वायरसेस हैं ये लोगों को तो इन्फेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ केसेस देखने को मिले हैं। बीमारी हो जाती है ह्यूमंस में, कभी सिम्टम नहीं होता, कभी थोड़ी बहुत बीमारी होती है, कहीं इतनी ज्यादा बीमारी हो जाती है कि डेथ हो जाती है, मतलब ह्यूमंस रिस्क पर। तो इसमें भी ह्यूमंस रिस्क पर है, इसमें भी ह्यूमंस रिस्क पर है। तो आंसर वाज बी एंड सी। कोई दिक्कत? मैम ए में पॉपुलेशन लिखा हुआ है, ह्यूमन पॉपुलेशन लिखा हुआ है, वो बर्ड की पॉपुलेशन है बेटा। इंसानों की पॉपुलेशन की डेथ नहीं हुई है, बर्ड की पॉपुलेशन की डेथ हुई है। पूरा पैसेज बर्ड स्पीशीज को लेके बात कर रहा था। पूरा पैसेज स्कुआ एक बर्ड का नाम है।
बर्ड की पॉपुलेशन की डेथ हुई है। म्यूटेट करना मीन्स चेंज करना। मैम सी में बर्ड फ्लू कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बर्ड फ्लू। मतलब आपने ये कि 40% इंसानों को मार दिया इस फ्लू में। हाँ, जिस इंसान बच्चे ने इसको ह्यूमन पॉपुलेशन समझा, उसने क्या बोला कि स्कॉटलैंड में 40% लोग मर गए इस फ्लू से। इतने तो कोविड से भी किसी कंट्री में नहीं मरे। चलो, समझ आया ये पैटर्न कैसे करना है? क्लियर एवरीवन? पोटेंशियल मीन्स हो सकती है रिस्क, अभी है नहीं रिस्क। पोटेंशियल रिस्क मीन्स आगे जाके फ्यूचर में हो सकती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिस्क। रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? नेक्स्ट हम करेंगे क्लोज पैसेज। ध्यान, क्या क्या स्कोर्स रहे? गॉड आफ्टर अनदर, मतलब दुनिया इस समय क्या कर रही है, किस चीज से गुजर रही है कि मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एकदम तोड़ रही है। तो एक के बाद एक हीट रिकॉर्ड को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो स्मैश करना, रैक करना, शैटर करना, सबका मीनिंग क्या होता है? ब्रेक करना। तो दुनिया क्या कर रही है? दुनिया जो है रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है एक के बाद एक। और क्रिटिकल वार्मिंग थ्रेशोल्ड्स मतलब किसकी तरफ जा रही है कि हद से ज्यादा वार्मिंग जब हो जाएगी उसकी लोअर लेवल तक जा रही है। तो इसका आंसर क्या था? ऑल 1, 2 एंड 3। क्या हो रहा है? बहुत ही ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? क्रूअल, मतलब इतनी ठंड। डेडली कोल्ड। स्नग का तो मीनिंग होता है वार्म एंड कंफर्टेबल, ये तो पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? वार्म एंड कंफर्ट। शैटर मीन्स तोड़ देना बेटा। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, मैं टूट चुका हूँ, तो आई एम शैटर्ड। इतने ब्रेकअप्स मैंने झेल लिए अपनी जिंदगी में कि मैं टूट चुका हूँ, तो क्या बोलते हैं? आई एम शैटर्ड। शैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? टूट जाना है, तोड़ देना है इसको। वाइल्ड, वाइल्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनप्लेजेंट। इस क्वेश्चन को हम टोन से कर सकते थे। तो बहुत ही खराब वेव्स जो है ठंड की, वो अभी भी साइक्लोन्स में आ सकती है, जिससे क्या होगा? बहुत ठंड वाली सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत स्नो आएगी। तो आंसर वॉज 1 and 3। 1 and 3। अगला, एंड इससे क्या होगा? वो लोग जो कहते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस रियल नहीं है, उन लोगों को क्या होगा? आग में घी डालने का काम हो जाएगा। तो एड फ्यूल और फैन द फ्लेम, दोनों का मीनिंग क्या होता है? आग में घी डालना, मतलब किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, एग्जाकर्बेट कर देना। प्रॉब्लम को क्या करना? एग्रावेट कर देना, मतलब प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, वर्सन कर देना, नाइफ को टर्न कर देना, इंजरी में इंसल्ट डाल देना, जले पर नमक छिड़क देना। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम को और खराब कर देना। फैन द ब्रीज का तो मतलब होता है दो लोग हैं, मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? फैन द ब्रीज। ब्रीज को फैन करना, मतलब फालतू बैठे बैठे बस बातें किए जा रहे हैं और बस क्या किए जा रहे हैं? टाइम पास करते रहे। दैट इज फैन द ब्रीज, मीन्स टू टॉक एमलेसली। कोई मकसद नहीं है कन्वर्सेशन का, कोई कुछ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं।
दैट इज फैन द ब्रीज। तो आंसर वॉज 1 and 2। अगला, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और जो इतनी ज्यादा वार्मिंग हो रही है आर्कटिक में, इससे किस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो स्टेंटोरियन, यहाँ पे भी ना टोन से कर सकते थे, यहाँ पे ना एक नेगेटिव टोन का शब्द आएगा। ये पूरा पैसेज की टोन क्या आती है, पूरे के पूरे पैसेज की टोन नेगेटिव थी, तो यहाँ पे शब्द कैसा आएगा, नेगेटिव। स्टेंटोरियन वर्ड तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है ऐसे इंसान को हम स्टेंटोरियन कहते हैं, जो इंसान बहुत पावरफुल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेंटोरियन। पेरिस्ट का मीनिंग, वैसे पेरिस्ट का मीनिंग होता है कोई इंसान जो मर गया, कोई चीज जो खराब हो गई उसको बोलते हैं पेरिस्ट। जैसे पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स जो होते हैं आपके पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, तो वैसे पेरिश का मीनिंग ये होता है, लेकिन पेरिश को जब हम हवा के साथ या टेम्परेचर के साथ यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है कोल्ड, और फ्रिजिड का मीनिंग भी कोल्ड ही है। तो जो ठंडी हवा है वो कहाँ जा सकती है, साउथ की तरफ जा सकती है। तो आंसर वॉज बोथ सेकेंड एंड थर्ड। अगला, कहीं आगे मत देखो, यूएस की नॉर्थ ईस्ट को देख लो, अगर आपको सच में वार्मिंग का ट्रेंड देखना है। ये वार्मिंग होती थी, लेकिन इस बार इंटरप्ट किससे हुई, हद से ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड पड़ी है इस बार यूएस में। तो हद से ज्यादा, ट्रिमेंडस मींस ह्यूज, वेरी, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हद से ज्यादा ठंड पड़ी है। फिनोमिनल का तो मीनिंग होता है वेरी इंप्रेसिव, हद से ज्यादा ठंड पड़ी तो अच्छी बात है क्या। व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। आपके परफेक्शन बैच में 15 आउट ऑफ 15 आए, मैंने बोला व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, मजा आ गया परफॉर्मेंस देख के, उसको बोलते हैं फिनोमिनल। तो शानदार ठंड नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। थंडर्स का भी मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हद से ज्यादा। तो आंसर वाज व्हाट, आंसर वाज बोथ 1 and 3, तीनों एडजेक्टिव्स है, तीनों एडजेक्टिव्स है। अगला, लेकिन ये जो वेदर पेंडुलम है, ये दूसरे एक्सट्रीम भी बहुत ज्यादा गया, मतलब जब हद से ज्यादा ठंड पड़ती है तो हद से ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। ये जो ठंड पड़ी है, ये किस लेवल तक पहुंच जाएगी, प्लंज इनटू, टंबल इनटू, या डिसेंड इनटू, मतलब किस लेवल तक ड्रॉप हो जाएगी, -30 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, -34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाएगा मिलियंस लोगों के लिए सैटरडे को। कैन यू इमेजिन, -34 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो आंसर वाज ऑल 1, 2 and 3, तीनों का ही मीनिंग सेम है। समझ आए सभी को, एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ, अगले पैटर्न के लिए तैयार। अब एक अगला पैटर्न जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। सो विल डू अ लॉट, दिख रहा है सभी को कॉलम, आपके पास 45 सेकंड। पैराजंबल हम कल करेंगे, और पूरे, मेरा मन है आप लोगों को पैराजंबल में, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। आई वांट कि हम एक पूरी परफेक्शन की क्लास पैराजंबल को ही डेडिकेट करें, मतलब एक ही क्लास में 10 से 12 पैराजंबल्स करें, और इसको हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल की पूरी क्लास पैराजंबल्स को डेडिकेट करेंगे, और एक ही क्लास में हम 10 से 12 पैराजंबल्स करेंगे। अभी आज चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। चाइना ने लॉन्च की सबसे पहले कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, हमेशा किसकी हेल्प से करते हैं, ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। स्ट्रैटेजी बता रही हूँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस की हेल्प से करो। चलो, सी और ई को ट्राई करते हैं। बीजिंग जो है $6 मंथली का कैश सब्सिडी देगा लो इनकम रेसिडेंट्स को, जिन लोगों की इनकम कम है उन लोगों को, टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, सपोर्ट करने के लिए, प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, सिंस मास प्रोटेस्ट, जब से मास प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट कोविड कर्व्स, कोविड को जो लॉकडाउन लगाया गया उसके खिलाफ मास प्रोटेस्ट हुए, ग्रिप द कंट्री लेट लास्ट ईयर। यहाँ पे तो महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोविड की बात कर रहे हैं, क्या दोनों का कॉन्टेक्स्ट मैच हो रहा है, सी और ई का। यहाँ पे महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कोविड के लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ही मैच नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। चलो, सी और एफ को ट्राई करते हैं। तो बीजिंग जो है इतनी सब्सिडी देगा लो इनकम रेसिडेंट्स को, जिससे कि वो इम्पैक्ट को सपोर्ट कर सके, जो प्राइसेस जो बढ़ते हुए हैं उसकी वजह से। एक ऐसा कदम जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो है गुस्से में आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि अमाउंट बहुत कम है।
$6 मंथली वाला जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत कम है। कहने से सी और एफ मैच हो गया। बीजिंग ने बोला कि मैं तुमको $6 मंथली दूंगा, तो लोग गुस्सा भड़क गए, लोग इतना सा अमाउंट, व्यू था। ए और ई को ट्राई करते हैं। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, मैम सी और डी, सी और डी ऑप्शन में भी है बेटा। मतलब क्वेश्चन को करने का टाइम इतना कम होता है, आप ऑप्शन वालों तो दूर, उनको भी चेक कर लेते जो ऑप्शन में नहीं होते। मतलब आपको इतना सारा टाइम लगता है वो कि जो ऑप्शन है उनको तो चलो चेक करो नहीं करो, उनको भी चेक कर लेते जो ऑप्शन में नहीं होते। चलो ए और ई को ट्राई करते हैं। चाइना ने एक लो इनकम सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया 2011 में, जो कैश हैंडआउट्स देगा नीडी लोगों को। सिंस मास प्रोटेस्ट, जब से मास प्रोटेस्ट हुए कोविड कर्व्स को लेके, कोविड के रेस्ट्रिक्शन को लेके मास मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें पैसा क्यों दिया जाएगा, इसमें तो कोविड के रेस्ट्रिक्शन हटाए जाएंगे। तो ई का पेयर किसके साथ होगा, ई का पेयर किसके साथ होगा, ई का पेयर होगा कोविड को लेके कोई एक्शन लिया गया। तो ए और ई तो नहीं हो सकता। ए और एफ ट्राई करते हैं। चाइना ने एक लो इनकम सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया 2011 में, कि जो कैश हैंडआउट्स देगा नीडी को। अ मूव दैट हैज, इन दोनों के बीच में ना ही कोई कंजंक्शन लगा, ना ही कोई कॉमा लगा। क्या ए और एफ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं? नीडी अ मूव, टू द नीडी अ मूव, क्या कोई आपस में कनेक्शन हो सकता है? नहीं। या तो दोनों के बीच में कॉमा लगाओ, या फिर दोनों के बीच में कंजंक्शन लगाओ। तो ए और एफ भी नहीं हो सकता। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर और डी था। डेमोन्स्ट्रेशंस जो है क्या दिखा रहे थे कि पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है, चाइना ने ये प्रोग्राम क्लियर सभी को जाना, मतलब पब्लिक का जो डिससैटिस्फैक्शन था वो हद से ज्यादा हो गया। चलो, थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। डेमोन्स्ट्रेशन मींस हंगामा करना सबके साथ।
चलो देखते हैं, सी और ई को ट्राई करते हैं। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मंडे को, उसने बोला यूएस जो है क्वालिफाइड नहीं है कि वो हमें लेक्चर दे कि आर्म्स को कैसे सप्लाई करना है। किन चिंताओं के बीच यूएस ऑफिशियल से चिंताएं आ रही थी। अच्छा ए है ये, सॉरी माय मिस्टेक, सी चेक करना था। जेलेंस्की ट्रैवल टू वॉशिंगटन, जेलेंस्की वॉशिंगटन गए दिसंबर में बाइडेन जी से मिलने के लिए। तो जेलेंस्की वॉशिंगटन गए दिसंबर में बाइडेन जी से मिलने के लिए इन दी ओवल ऑफिस में, और बात करने के लिए एक जॉइंट सेशन में। उनकी पहली ट्रिप थी ये यूक्रेन के बाहर जब से लड़ाई शुरू हुई। मैच कर क्या? तो जेलेंस्की जो है वॉशिंगटन गए, बाइडेन जी से मिले, बातचीत करी उन्होंने एक सेशन में, और उनकी ये पहली ट्रिप थी यूक्रेन के बाहर। चलो अब मैम स्पोक आएगा नहीं बेटा, टू का पैरलिज्म है। टू मीट, मिलने के लिए गए और बातचीत करने के लिए गए। टू मीट एंड स्पीक, कोई दिक्कत? चलो अगला चेक करते हैं, बी एन एफ। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उन्होंने इनवाइट किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। तो उन्होंने इनवाइट किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कि वो कीव को विजिट करें कुछ महीनों पहले। क्या कहते हुए कि उनको लगता है कि जरूरी है यूएस लीडर के लिए कि वो सिचुएशन को देखें पास से। तो जेलेंस्की जी ने बाइडेन जी को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आओ, और जरूरी भी है आपका आना कि जिससे कि आपको कम से कम समझ में आए कि सिचुएशन क्या है। बिल्कुल मैच कर गया। तो आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, मैं ना आप लोगों को समझाने में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो ना कि मैम स्लाइड नहीं आ रही, नो स्लाइड। ये अगर स्लाइड नहीं आ रही है तो एक बार बेटा रिफ्रेश कर लो। अगर कुछ गलत विजिबल हो रहा है एक बार क्लास से बाहर जाके एक बार फिर से वापस आ जाओ। तो सी और ई, बी और एफ क्लियर है सभी नंबर में। बाइडेन जी से मिलने के लिए ओवल ऑफिस में, दैट बीजिंग, ओवल ऑफिस बीजिंग को सपोर्ट कोई सेंस ही नहीं है। ए और ई को, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि यूएस क्वालिफाइड नहीं है लेक्चर देने के लिए। किस चिंताओं को लेके, कि चिंताएं क्या आ रही हैं? कंसर्न्स फ्रॉम यूएस ऑफिशियल। अच्छा ये समझ में आ रहा था, ए और डी का पेयर था। ये समझ में आता था क्योंकि ए और डी का पेयर था कि कंसर्न्स क्या है यूएस ऑफिशियल्स के, चिंताएं क्या है यूएस ऑफिशियल्स की, कि जो बीजिंग है वो क्या सोच रहा है कि खतरनाक सपोर्ट दे दे रशिया की मिलिट्री को। तो यूएस को चिंता क्या लग रही है? यूएस को चिंता लग रही है कि हम तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पावरफुल कंट्री है, एक कम पावरफुल कंट्री है। लेकिन अगर बाई चांस रशिया को चाइना ने सपोर्ट कर दिया तो ये भी पावरफुल कंट्री है, ये भी पावरफुल कंट्री है, तो हमारा क्या होगा? तो ये चिंताएं हैं यूएस ऑफिशियल्स की कि बीजिंग जो है, चाइना जो है सोच रहा है कि वो खतरनाक सपोर्ट दे दे रशिया की मिलिट्री को। क्लियर? मैम बी और एफ में कंजंक्शन का है, कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है बेटा, वी वन प्लस आईएनजी है। हमेशा याद रखो, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर कोई प्रपोजिशन हो, या फिर कोई कंजंक्शन हो, ये चारों ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये चारों ही आपका सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कौन कौन? वी वन प्लस आई एन जी, वी थ्री, कंजंक्शन, या फिर कोई प्रपोजिशन। चलो आगे बढ़े। सिचुएशन अप क्लोज, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सीज द सिचुएशन अप, सॉरी ये एक इडियम है, सी द सिचुएशन अप क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? बहुत पास से देखना किसी चीज को, बहुत डिटेल में जाना किसी चीज की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, सबका ठीक निकलना चाहिए। हाँ, क्लोजली मॉनिटर करना। उन्होंने एक न्यूज भी सुनी होगी। करेंगे, बस मुझे लग रहा है आप लोगों को ये वाला पैटर्न सॉल्व करना आ गया अच्छे से, है ना? ये वाला पैटर्न सॉल्व करना मैक्स। अब ब्लू बलून डॉग स्कल्पचर, एक डॉग का स्कल्पचर था जिसको कून्स ने क्रिएट किया था। वो टुकड़े टुकड़े हो गया, ब्रोक इनटू टाइनी शार्ट्स, टुकड़े टुकड़े हो गया। सम कलेक्टर्स, बीच में कोई कंजंक्शन ही नहीं है। क्या सी और ई हो सकता है? नहीं हो सकता। सी और एफ को ट्राई करते हैं। वो टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन जो आर्ट है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया लेकिन टुकड़े टुकड़े होते हैं। क्या इन दोनों बातों को बट से कनेक्ट कर सकते हैं? बट तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है, ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है। तो ये भी नेगेटिव टोन था, ये भी नेगेटिव टोन था। दो नेगेटिव टोन बट से तो कनेक्ट नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो सी को ही चेक करें तो सी को डी से चेक कर लेते हैं। वो जो ब्लू बलून डॉग स्कल्पचर है वो टूट गया। कब टूटा?
जब एक विजिटर ने एक्सीडेंटली उसके पोडियम को किक करा, जिसके ऊपर वो रखा हुआ था, एक विजिटर ने उसको क्या किया, किक किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो टूट गया। किसके हिसाब से? गैलरी के हिसाब से, जो उस पीस को शो कर रही थी। गैलरी थी जो उस पीस को शो कर रही थी, एक वहां पे विजिटर आया, उसने उसे गलती से किक किया पोडियम को जिसके ऊपर वो रखा हुआ था, और वो गिर गया स्कल्पचर, और वो टूट गया। चलो मैच कर गया, सी और डी। तो बी और एफ को भी ट्राई कर लेते हैं। आर्टिस्ट जेफ कून्स थे, उनका फेमस स्कल्पचर था, ऐसा लगता है उनके फेमस स्कल्पचर्स बलून से बने हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि वो बलून से बने, वो टूटेंगे नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में फ्रिजाइल होते हैं, एक्चुअल में वो कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। जैसा कि एक अटेंडी को पता चला जब उसने $42,000 के पीस को तोड़ दिया, उसको नॉक ओवर कर दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब एकदम चढ़ाई कर दी और वो टूट गया। बी और एफ भी मैच कर गया, तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, फ्रिजाइल। चाहे शीशा हो चाहे दिल हो, दोनों ही फ्रिजाइल है। चलो अगला क्वेश्चन सभी की स्क्रीन पे, आंसर दिस। हाँ, उतना टाइम ही नहीं था, सही बात तो यही है, चीजें इतनी स्पीड में चल रही थी। सी और ई को ट्राई करते हैं। The last time President Joe Biden spoke from the courtyard of the Royal Castle in Poland, पिछली बार जब उन्होंने वहां से बात की थी, along with the unexpected inaptitude of the Russian forces, किसके साथ? कि रशियन फोर्सेस जो है सक्षम नहीं है। क्या बात की थी, मतलब क्या था? सी और कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं है अपने आप में। सी का पेयर बताओ किसके साथ बनेगा? जब पिछली बार उन्होंने बात की थी तब क्या हुआ था? जब पिछली बार मिस्टर जो बाइडेन ने बात की थी तब क्या हुआ था? द लास्ट टाइम आई सॉ यू, तब क्या हुआ था? द लास्ट टाइम आई गेव द बैंकिंग एग्जाम, क्या हुआ था? तो आगे का इंसिडेंट आना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय जो उनकी 27 मिनट की स्पीच थी, तो जो उसका कंटेंट था, जो भी उन्होंने कंटेंट दिया था अपनी 27 मिनट की स्पीच का, उस कंटेंट को क्या किया गया था? ऑब्सक्योर किया गया था। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? क्लियर नहीं था वो, मतलब उसमें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा था कि किसी को समझ ही नहीं आया था। बाय व्हाट ही, किस चीज से वो क्लियर नहीं था? जो उन्होंने एडलिब, एडलिब मींस बातें की थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में एंड में। तो पिछली बार जब उन्होंने स्पीच दी थी वहां पे जाके, तो उन्होंने अपनी स्पीच को अनक्लियर बना दिया था, किस चीज से? जो उन्होंने बात की थी रशियन प्रेसिडेंट के बारे में, उस चीज से वो क्या हो गया था? अनक्लियर हो गया था। एडलिब का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बोलना बिना किसी प्रिपरेशन के, उसको बोलते हैं एडलिब करना। एडलिब मींस आपको पता नहीं है, आपने कोई तैयारी वैयारी नहीं की, आप ऑन द स्पॉट किसी चीज को बोल रहे हो, दैट इज एडलिब। तो सी और एफ मैच हो गया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सी और ई नहीं था। बी और डी को ट्राई कर देते हैं। फ्रॉम द वॉर्सो कासल, वहां से बाइडेन जी क्या कोशिश कर रहे थे? रिकमिट, मतलब वो एक कमिटमेंट दे रहे थे कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, इवन एस मुश्किलें बढ़ती जा रही है, पैसा बहुत लग रहा है, पब्लिक सपोर्ट कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो मिस्टर बाइडेन ने क्या बोला? मिस्टर बाइडेन ने बोला कि हमारा कमिटमेंट है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है बहुत महंगा पड़ रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करना, पब्लिक सपोर्ट भी वेन हो रहा है, वेन मींस कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने उस स्पीच में बोला। मैच हो गया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटेम्परी, एड लिब, मतलब बिना प्रिपरेशन के अपनी स्पीच को देना। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इम्प्रॉम्प्टू और, देखो दो वर्ड्स होते हैं, बता देती हूँ। इम्प्रॉम्प्टू जो होता है, एक्सटेम्परी जो होता है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। इनका मीनिंग क्या होता है? गिविंग अ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। एड लिब का मतलब होता है आपने प्रिपरेशन नहीं की है, आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन आप उन बातों को इंप्रूव करने के लिए बोल रहे हो जो आपने पहले बोली थी। ऐसा होता है ना, कभी आपने कुछ बोल दिया, आपको लगा सामने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप उसी मोमेंट में उसी बात को और अच्छा करने के लिए कुछ और बोलते हो, फिर उसी बात को और अच्छा करने के लिए कुछ और बोलते हो। आपने प्रिपरेशन नहीं की हुई, लेकिन आप अपनी पुरानी बातों को अच्छा अच्छा करने के लिए और बोलते जाते हो, और वो और खराब होता चला जाता है। उसको बोलते हैं एड लिब करना। हाँ, कवर अप करने की कोशिश करना, ऐसे। इनएप्टीट्यूड मींस स्किल्स ना होना, कमी होना किस स्किल्स में, उसको बोलते हैं इनएप्टीट्यूड। समझ आए सभी कॉलम में क्वेश्चंस? रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? अगले पैटर्न के लिए तैयार सभी लोग? चलो, एरर डिटेक्शन, तैयार? तो बेसिकली करना क्या है एरर डिटेक्शन? तैयार?
तो बेसिकली करना क्या है एरर डिटेक्शन वाले पैटर्न में, सो व्हाट यू हैव टू डू इज 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि किस सेंटेंस के किस पार्ट को देखो और मुझे बताओ इसमें क्या आपको एरर दिख रही है, सिर्फ इस वाले को देखो और किसी को मत देखो, और मुझे बताओ कि आपको क्या एरर दिख रही है इसमें, बहुत ध्यान से पढ़ के। अगर आप स्विच कर रहे हो और किसकी तरफ जा रहे हो, आप और ज्यादा वेजिटेरियन और ज्यादा प्लांट बेस्ड मील्स की तरफ जा रहे हो, इस बात के चांसेस है यू हैव बीन एडिंग, कि मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो मोर बीन्स, ज्यादा बीन्स आप ऐड कर रहे हो टू योर रोस्टर, रोस्टर में इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर डिशेस। तो जो आप रेगुलर खाते हो उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा बीन्स ऐड कर रहे हो। कोई एरर नहीं मिला इसमें, तो कोई एरर नहीं मिला ना। अगर आप स्विच कर रहे हो वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड मील्स की तरफ, तो इस बात के चांसेस हैं कि आप अपने खाने में बहुत ज्यादा बीन्स ऐड करोगे। चलो सेकेंड वाले को पढ़ते हैं। ड्राइड बीन्स आर मोर इकोनॉमिकल। ड्राइड बीन्स क्या होता है, ड्राइड बीन्स जो होते हैं वो ज्यादा सस्ते होते हैं। इकोनॉमिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो ज्यादा सस्ते होते हैं। इन द सेंस, किस सेंस में, दैट दे कॉस्ट लेसर, वो कैसा कॉस्ट करते हैं, लेसर। अब यहाँ पे ना गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये जो लेसर है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है। लेसर क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसको हम कभी भी एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर आपको एडवर्ब यूज करना है तो आप सिर्फ लेस, लेस जो होता है वो एडवर्ब भी होता है और वो एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये जो लेसर होता है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। चलो तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट वर्ब है, वर्ब के बारे में बात करनी है तो सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। वर्ब के बारे में तो बात करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। दे कॉस्ट लेस, इनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। कप फॉर कप, अगर कप से कंपेयर करें, देन केन्ड बीन्स, केन्ड बीन्स मीन्स जो स्टोर्ड बीन्स होते हैं उनसे। चलो तीसरा देखते हैं। इफ यू हैव प्री सोक्ड योर बीन्स, अगर आपने अपने बीन्स को क्या किया है, पहले ही भिगा दिया है, तो फिल द पॉट विथ वाटर इनफ। वाटर इनफ, इनफ वाला कॉन्सेप्ट पता है सभी को। इनफ जब नाउन से पहले आता है तो ये किसका रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव का। इनफ वाटर, इनफ स्पेस, इनफ शुगर। तो इनफ अगर एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, लेकिन इनफ जो होता है ना वो एडजेक्टिव के बाद भी आता है। जब इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है तो ये किसका रोल प्ले करता है, एडवर्ब का। ही इज, यस, स्मार्ट इनफ, शी इज ब्यूटिफुल इनफ, माई स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड इनफ, माई इंग्लिश इज गुड इनफ। तो अगर इनफ एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो बाद में आएगा, अगर इनफ एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो बाद में आएगा, अगर इनफ नाउन के बारे में बताएगा तो पहले आएगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन, सभी को। नाउन के बारे में बताएगा पहले आएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा बाद में आएगा। तो वाटर तो नाउन होता है, तो नाउन के बारे में बताएगा तो पहले आएगा। तो फिल द पॉट विथ इनफ वाटर, पॉट को इनफ वाटर से कवर करो, क्योंकि जो बीन्स, टू कवर द बीन्स बाय एटलीस्ट 1 इंच, 1 इंच ऊपर तक पानी को फिल करो। तो थर्ड के सी में एरर हो गया, सेकंड के भी सी में एरर हो गया, तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। ऐड कर रहे हो, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो सब बहुत आसानी से एरर समझ में आएगी इसमें। ए में एरर दिख रही है, ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से। इस
उस बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। और आंसर बताओ। इस बार कम सी आई से लेस सही है। अभी हमने पढ़ा था लेस एडजेक्टिव भी होता है, तो सी आई नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहे हैं वो एडजेक्टिव है, तो लेस में तो कोई गलती थी नहीं। तो इस बार कम सी आइस है जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को सराउंड कर रही है किसी भी समय से जब हमने शुरू किया था। सिंस वी बिगन नहीं, क्या आएगा? बिगैन आएगा। सिंस वी बिगैन यूजिंग सैटेलाइट, जब हमने सैटेलाइट्स को स्टार्ट करना शुरू किया था उसको मेजर करने के लिए लेट 1970s में। अगला, इट इज द सदर्न हेमिस्फीयर समर, इस समय गर्मी का टाइम है। व्हेन यूड का मतलब क्या होता है? यू डिड, जब आप क्या करोगे? सी आइस को कम एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन ये साल एक्सेप्शनल है इसके हिसाब से, कोई एरर नहीं था। 3 ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर्स, ऑफ द लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका सब्जेक्ट बताओ कौन है? इसका सब्जेक्ट क्या है? 3 क्या आएगा? हाँ, हाँ, ये यू डिड की भी शॉर्ट फॉर्म यही होती है, शॉर्ट फॉर्म यही होती है। तो यू डिड यू वुड दोनों समझ सकते हैं। डिड का मतलब होता है एम्फेसाइज करने के लिए हो रहा है, यू वुड का मतलब है ऐसा हो सकता है कि आप कम सी आइस एक्सपेक्ट करो। तो हैज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। तो फर्स्ट के सी में एरर हो गया, सेकंड के बी में एरर हो गया, सॉरी थर्ड के बी में एरर हो गया। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? किसी को भी? इनफैक्ट यहाँ पे हैज और हैव कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे ना हैज और हैव कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। हैपेंड इन द पास्ट 7 ईयर्स, सिर्फ हैपेंड आएगा। बिगन को बिगन क्यों किया? क्योंकि बेटा सिंस जब भी लगा होता है और वो टाइम के बारे में बात करता है उसके आगे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको V1 प्लस आईएनजी से मिलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से मिलती है, किसी भी प्रपोजिशन से मिलती है, किसी भी कंजंक्शन से मिलती है। इन सबसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। परफेक्ट टेंस इसलिए नहीं क्योंकि एट एनी टाइम, इसमें कोई टेंस ही नहीं है। ये जो सिंस है वो इसके लिए आया है, इसमें कोई टेंस ही नहीं है, इसलिए हमें परफेक्ट टेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आखिरी सवाल करें, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिगिन, बिगैन, बिगन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा मैं अभी बस ये वाला क्वेश्चन करवा दूं, फिर आपके सारे डाउट्स आंसर कर दूंगी, डोंट वरी। अभी वो क्वेश्चन पे फोकस करो। क्या गड़बड़ करी? कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ब्रेड में जो होते हैं वो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं, वो एनर्जी खत्म हो जाती है अगर आप उसको अकेले खाओ। लेकिन अगर आप उसके साथ प्रोटीन और फैट ऐड कर दो तो इससे आपका मोमेंटम बना रहता है। एडिंग इन प्रोटीन एंड फैट, एडिंग सॉल्ट एंड पेपर डैश गुड फॉर यू। बताओ, इस लगाऊं आर लगाऊं? इसमें मुझे सब्जेक्ट बताओ कौन है? सॉल्ट एंड पेपर अच्छा है या सॉल्ट एंड पेपर को ऐड करना अच्छा है? नमक और काली मिर्च या मिर्च अच्छी है या इन दोनों को ऐड करना अच्छा है? समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट एडिंग है।
इज आएगा। सब्जेक्ट एडिंग है, तो सब्जेक्ट एडिंग है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा? हेल्प्स आएगा। हेल्प्स कीप योर मोमेंटम सस्टेन, ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो स्पीड है वो बनी रहे। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। अगर आप सबसे हेल्दी ब्रेड ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करो कि आप किस तरह की ब्रेड खरीद रहे हो, आप उसके साथ क्या खा रहे हो, और आपकी रिलेशनशिप कितनी क्या है, हाउ आपकी रिलेशनशिप कितनी क्या है, बैलेंस्ड है। रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जो शब्द नाउन के बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा। वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपकी रिलेशनशिप कितनी बैलेंस्ड है उसके साथ। तीसरा पढ़ते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर को लेके चिंता है तो ब्रेड जो है एक हिस्सा हो सकता है आपकी बैलेंस्ड मील का। तो अगर आपको ब्लड शुगर को लेके चिंता है तो ब्रेड एक हिस्सा हो सकता है आपकी बैलेंस्ड मील का। अगर आप उसके साथ क्या ऐड करो? हेल्थ फैट कुछ नहीं होता, हेल्दी फैट होता है। अगर आप अपनी ब्रेड के साथ हेल्दी फैट और प्रोटीन्स को ऐड कर लो तो इससे क्या होगा? आपकी एक बैलेंस्ड मील आपको मिल जाएगी। हेल्थ फैट जैसा कुछ भी नहीं होता, हेल्दी फैट होता है। ये एक एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि फैट और प्रोटीन्स नाउन है। नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो हेल्थ तो नाउन होता है, हेल्दी उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो फर्स्ट का भी डी, सेकंड का भी डी, थर्ड का भी डी, सबके डी में ही एरर था। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी। हेल्प सिंगुलर कैसे? जब भी बेटा नाउन सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। एक सजेशन दूंगी सभी स्टूडेंट्स को, ये सब कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है ना, तो एक मेरा 50 आर का फाउंडेशन बैच है, उसकी प्लेलिस्ट है सभी के पास, 50 आर के फाउंडेशन बैच वाली। उसको थोड़ा थोड़ा करके देखना स्टार्ट करो। हफ्ते में 2 घंटे ही देखो, बट उसको थोड़ा थोड़ा करके देखना स्टार्ट करो। उसमें टेंसेस वाला टॉपिक देखो, नाउन्स वाला टॉपिक देखो, थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें मैंने सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, वन टू ऑल। जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं सारे कवर्ड हैं उसमें, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक। नहीं है आपके पास 50 फाउंडेशन कोर्स वाली प्लेलिस्ट, तो मैं उसको अभी शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। उसको मैं अभी शेयर कर देती हूँ, तो आपको वहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे ग्रामर के। उसको थोड़ा थोड़ा करके देखना स्टार्ट करो। अब जो बच्चे बिगिनर्स हैं जिनकी आज पहली क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में आए हैं, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो सुबह 7 बजे एडिटोरियल की क्लास में आना है। इससे क्या होगा? आपको रीडिंग समझ में आएगी, आपकी स्किमिंग होगी और आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। तो 7 AM पे आप एडिटोरियल के सेशन में आओगे। 8:30 बजे परफेक्शन की क्लासेस को रेगुलरली करना है। स्टार्टिंग में लगेगा कम कम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम 120 रूल्स कर रहे हैं, 50 आर फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, देखो बेटा 50 आर फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट ग्रामर है, इसमें आपको पूरी तरीके से सारी चीजें मिलेंगी। बट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इसी पूरे की समरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ठीक ठाक ग्रामर आती है तो आप ये समरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल ही ग्रामर नहीं आती, तो आप इसको करो। तो 120 रूल्स इज द समरी ऑफ एंटायर ग्रामर। ये समरी तब करोगे जब आपके बेसिक्स क्लियर